अस्सलाम वालेकुम। पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। ये वीडियो फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर बनाई गई वीडियो सीरीज का एक हिस्सा है। इससे पहले एक वीडियो में मैंने एक कंपनी की बैलेंस शीट को एनालाइज करके आपको बताया था कि किस तरह आप किसी कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ होती है या फाइनेंशियल स्नैपशॉट है उसको उसकी बैलेंस शीट में से एनालाइज कर सकते हैं और उसकी बेस पे डिफरेंट रेशोज़ की मदद से आप उस कंपनी के बारे में बेहतर तौर पे आइडिया लगा सकते हैं कि वो कंपनी इस वक्त के स्टैंडिंग्स पे खड़ी है और उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा या पोटेंशियली उसमें नुकसान हो सकता है। जो कंपनी की एनुअल रिपोर्ट होती है उसमें जो डिफरेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं उसमें से एक और इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट इनकम स्टेटमेंट है और इनकम स्टेटमेंट के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। किसी भी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट को एनालाइज करना जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं या इवन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप कंपनी की इनकम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और फिर उसकी बेसिस पे उसकी जो हिस्टोरिकल डेटा है मुख्तलिफ क्वार्टर्स का या एनुअल जो इसकी रिपोर्ट्स हैं उसको आप देखते हैं तो आप बहुत बेहतर तरीके से एस्टिमेट कर सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस कंपनी ने पास्ट के अंदर अपने प्रॉफिट्स के हिसाब से या लॉसेस के हिसाब से क्या प्रोग्रेस दिखाई है और उसकी बेसिस पे मुख्तलिफ रेशोस आप यूज़ करके फ्यूचर के बारे में बहुत हद तक आइडिया लगा सकते हैं। तो कोई भी कंपनी जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने लगें उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बेहतर तरीके से एनालाइज नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स जस्ट एक ब्लैक बॉक्स में हैं और उसमें फिर आप अगर एक मिसजज कर जाते हैं कोई भी अपनी इन्वेस्टमेंट तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इनकम स्टेटमेंट बेसिकली क्या होती है, इसकी जो बेसिक्स हैं और इसकी जो लाइन आइटम्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा बात की जाएगी। उसके बाद मैं एक कंपनी की 2021 की इनकम स्टेटमेंट को एनालाइज करूंगा और जो रियल में उसके अंदर इंफॉर्मेशन है उसको हम देखेंगे और उसके बाद जो स्टेटमेंट हम एनालाइज करेंगे उसकी बेसिस पे जो फाइनेंशियल रेशोज़ बनती हैं बेस्ड ऑन द इनकम स्टेटमेंट उनकी बेसिस पे हम कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियो। और वैसे भी मैं अक्सर कहता हूँ कि जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं स्टॉक मार्केट में और स्पेसिफिकली हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, तो उसमें कामयाब इन्वेस्टर वही हो सकता है जो कंपनी की किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स को बेहतर तरीके से पढ़ सकता है, उनको इंटरप्रेट कर सकता है और उसकी बेस पे कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनकम स्टेटमेंट होती क्या है और इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट, जिसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस भी कहते हैं, वो किसी भी कंपनी की आमदनी और अखराजात की तफसील बताती है। जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और वहाँ पर उसकी ट्रेडिंग हो रही है वो अपनी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं, एनुअल रिपोर्ट्स या क्वार्टरली रिपोर्ट्स, वो बाकायदगी के साथ शेयर करती हैं और उसके अंदर आपको तमाम तफसीलात मिल जाती हैं और उसी के अंदर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी होती है। और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर बेसिकली जो कंपनी होती है उसकी जो इनकम स्टेटमेंट होती है वो डिफ़र कर सकती है दूसरी कंपनीज की इनकम स्टेटमेंट से इन टर्म्स ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट के अंदर बहुत सारे सब आइटम्स होते हैं जिनकी क्लासिफिकेशन या जिनकी वहाँ पर पोजीशनिंग और उसके बारे में कुछ हद तक वर्डिंग के अंदर भी फ़र्क हो सकता है। इसलिए आप अज्यूम नहीं कर सकते कि एक कंपनी की अगर आपने इनकम स्टेटमेंट पढ़ ली तो दूसरी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट भी हूबहू वही होगी। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी कंपनीज हों, एक नहीं आप 1000 कंपनीज भी उठा के देख लें तो उनकी जो इनकम स्टेटमेंट्स हैं उसके जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं या जो उसकी कोर होती है वो सेम होती है, यानी कि इनकम स्टेटमेंट के जो इम्पोर्टेंट आइटम्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। तो अब हम थोड़ी सी डिटेल देखते हैं कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर अहम आइटम्स क्या होते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू और सेल्स, ये इसको टॉप लाइन आइटम भी बोलते हैं, जिसके अंदर उस कंपनी का उस पीरियड का जो टोटल रेवेन्यू है या टोटल सेल्स उसने किए हैं उसकी डिटेल्स होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये क्वार्टरली रिपोर्ट है तो 3 महीनों की जो भी उस कंपनी की सेल्स जनरेट हुई हैं या उसने जो रेवेन्यू अर्न किया है उसकी डिटेल्स आपको इस टॉप लाइन आइटम में मिलेंगी। ये वो रेवेन्यू या वो सेल्स का डेटा होता है जो कि अभी तमाम एक्सपेंसेस से पहले का है, यानी कि मिसाल के तौर पर आपकी कंपनी है और आपने 50,000 रुपये की लेट्स सपोज या $50,000 की टोटल सेल्स की हैं एक क्वार्टर के अंदर,
तो अभी आपने उसमें से किसी किस्म के भी जो उसके अंदर एसोसिएटेड कॉस्ट हैं या जो बाकी फिगर्स हैं उनको नहीं देखा, तो वो जो 50,000 की फिगर होगी वो आपका रेवेन्यू होगा। उसके बाद कोई भी कंपनी जब अपनी प्रोडक्ट्स बनाती है तो उसके लिए उसको रॉ मटेरियल चाहिए होता है, या उसकी जो प्रोडक्शन या सर्विसेज रिलेटेड कॉस्ट होती हैं उनको कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। यानी कि आप जो भी आइटम्स बनाकर बेच रहे हैं उसको बनाने में आपको डेफिनेटली उसकी कुछ कॉस्ट पड़ रही होगी उन गुड्स को बनाने के लिए या उन गुड्स को प्रोक्योर करने के लिए, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और ये वो नंबर है जो कि आप जो टोटल रेवेन्यू है उसमें से जब आप माइनस करते हैं तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाता है। सो अभी तक हम तीन चीजें देख चुके हैं कि रेवेन्यू जो कि टॉप लाइन आइटम है उसमें से जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स को निकालते हैं तो उसको आप जो रिजल्ट मिलता है वो ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद अब आपके एक्सपेंसेस होते हैं। एक्सपेंसेस इनकम स्टेटमेंट के अंदर काफ़ी डिटेल में मेंशन होते हैं, जिसमें आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं, और तमाम तरह के एक्सपेंसेस जब आप माइनस करते हैं तो फिर आपको मजीद कुछ एक नंबर मिलता है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ गेन्स या अदर इनकम भी होती है। यानी कि अभी आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया, उसके बाद आपने उसमें से एक्सपेंसेस को माइनस किया, लेकिन कंपनीज की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं उसके अलावा भी कुछ अदर इनकम्स भी उनकी होती हैं जो कि उनकी जो कोर बिजनेस है उससे रिलेट तो नहीं कर रही होती हैं, लेकिन दीगर इन्वेस्टमेंट्स फॉर एग्जांपल उनकी हैं, या उन्होंने कोई अपनी एसेट्स में से कुछ सेल आउट किया, या इस तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो उसकी बेसिस पे जो इनकम मिल रही है उसको अदर इनकम के जुमरे में आपकी इनकम स्टेटमेंट के अंदर मेंशन किया जाता है। इसी तरह इनकम स्टेटमेंट में कुछ और आइटम्स भी होते हैं लाइक फाइनेंस कॉस्ट और कुछ दीगर कॉस्ट होती हैं, वो भी वहाँ पर होती हैं जिसमें आपने जो इंटरेस्ट वगैरह पे किया उन सारों की जो टोटल्स होती हैं वो उसके अंदर ऐड होती हैं। और सारा कुछ मिला के जो एंड रिजल्ट होता है वो होता है नेट इनकम। तो इसको बॉटम लाइन आइटम बोलते हैं, यानी कि आपके रेवेन्यू में से जब आपने उसके अंदर अदर इनकम्स को भी ऐड किया, लेकिन उसमें से आपने जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो निकाल लिया और ग्रॉस प्रॉफिट हासिल किया, उसके बाद उसमें से आपने बाकी एक्सपेंसेस को निकाला जिसमें आपकी सेल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव और जनरल कॉस्ट हो गई और दीगर इस तरह की कॉस्ट हो गई जो कि नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट हैं। तो उन सबको भी निकालने के बाद जो उसमें आपकी एडिशनल इनकम्स हैं उन सबको ऐड किया, तो एंड रिजल्ट जो आपका बनता है उसको बोलते हैं नेट इनकम। और ये वो इनकम होती है जो कि आपकी जो फाइनल इनकम होती है इवन के टैक्सेस वगैरह को भी निकालने के बाद। तो एक इसके अंदर बास कंपनीज की इनकम स्टेटमेंट में आप देखेंगे कि फर्दर क्लासिफिकेशंस भी की होती हैं कि इनकम बिफोर टैक्स कितना है और उसके बाद आफ्टर टैक्स कितनी इनकम है, और फिर इस तरह करके कंपनी अपनी पूरी की पूरी जो उस एक साल की या उस क्वार्टर की डिटेल्स हैं उसकी सारे रेवेन्यू की और उसके प्रॉफिट्स की और लॉस की, वो सारी की सारी उसमें मेंशन होती हैं, और फाइनल जो आपको रिजल्ट मिलता है वो नेट इनकम होता है। और फिर इस नेट इनकम की बेसिस पे ईपीएस, बेसिक या डाइल्यूटेड ईपीएस भी कुछ कंपनीज वहाँ पे मेंशन कर देती हैं। अब हम चलते हैं एक यूज केस की तरफ। नेस्ले कंपनी की 2021 की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है हम उसकी तरफ चलते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। तो ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2021, ये मैंने खोल ली है नेस्ले की एनुअल रिपोर्ट में से। तो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें टॉप पे यहाँ पे मेंशन है कि ₹000। इसका मतलब है कि जो भी नंबर आपको यहाँ पर नजर आएगा उसके साथ आपने कंसीडर करना है कि इसके साथ 3 एडिशनल जीरोस ऐड किए हुए हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा था कि टॉप लाइन आइटम रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स, तो अब वर्डिंग के अंदर आपको फर्क नजर आ रहा होगा, रेवेन्यू या सेल्स की जगह इन्होंने रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर लिखा है, और इसमें इन्होंने 2021 का डेटा दिया और साथ में 2020 का डेटा भी दिया है। तो इसमें आप बेहतर तौर पे फिर कंपेयर कर सकते हैं। बल्कि आइडियली मैं ये रेकमेंड करूंगा कि जब भी आप किसी कंपनी को एनालाइज कर रहे हो, उसके प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को एनालाइज कर रहे हो, तो इट्स बेस्ट कि आप पिछले एटलीस्ट 3 या फिर 5 साल का डेटा जो है उसकी बेसिस पे एनालाइज कर रहे हो, क्योंकि उसकी बेसिस पे आप बेहतर तौर पे ट्रेंड देख सकते हैं कि आया उस कंपनी के रेवेन्यू, उसकी सेल्स, उसके प्रॉफिट्स और एसोसिएटेड जो उसके डिफरेंट किस्म की एक्सपेंसेस या कॉस्ट है उसके अंदर क्या ट्रेंड आपको नजर आ रहा है। तो अभी मेरे पास जो इसकी एनुअल स्टेटमेंट है इसमें 2 साल का डेटा है। तो आप देख सकते हैं कि 2020 में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 118.7 बिलियन था,
जबकि 2021 में ये बढ़कर 133.29 बिलियन हो गया। तो ये एक मेजर इसके अंदर आपको जंप नज़र आ रहा है। कुछ कंपनीज के अंदर जो उनकी एनुअल स्टेटमेंट्स होती हैं उसमें यहाँ पे परसेंटेज ग्रोथ भी आपको नज़र आ रही होती है। यहाँ पर स्टेटमेंट में आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन आप अगर खुद एनालाइज कर रहे हो तो इट्स ऑलवेज रेकमेंडेड कि आप अगर इसको एक्सेल के अंदर या किसी भी इस तरह के टूल के अंदर कर रहे हैं तो आप इसमें एक और कॉलम ऐड करके जो परसेंटेज चेंज है उसको भी आप लिख लें, आपके लिए वो एनालिसिस ज़्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन यहाँ इसको आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि इसका सिग्निफिकेंट इंक्रीज। उसके बाद इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर आप देखें तो वो 2020 में 84 बिलियन थी, जबकि 2021 में 92 बिलियन है। तो डेफिनेटली अगर किसी कंपनी की ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ा है, इसका मतलब है कि उस कंपनी की जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा सेल हुई हैं। तो अगर प्रोडक्ट्स ज़्यादा सेल हुई हैं तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो भी ज़्यादा होगी। तो ये जो पैटर्न है ये हमेशा ऐसे ही फॉलो करना चाहिए। अगर किसी कंपनी की का रेवेन्यू ज़्यादा ना बढ़ता लेकिन उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होती। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से उनको जो कॉस्ट पड़ी है गुड्स की वो ज़्यादा है। लेकिन इस केस के अंदर हम देख रहे हैं कि 15 बिलियन से ज़्यादा उनका रेवेन्यू बढ़ गया है, जबकि जो कॉस्ट है वो सिर्फ 8 बिलियन बढ़ी है। सो दिस इज़ नॉर्मल। उसके बाद जो ग्रॉस प्रॉफिट आप देखें वो काउंट होता है कि आपकी जो रेवेन्यू है उसमें से जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते हैं तो आपको रेवेन्यू मिलता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो पैरेंथेसिस में शो किए जाते हैं। कुछ कंपनीज के इस तरह नहीं भी शो होते, कुछ माइनस में भी शो कर सकती हैं या फिर बगैर इस तरह के किसी इंडिकेटर के भी शो हो सकता है। लेकिन इन जनरल आप ये ज्यूम कर सकते हैं कि अगर पैरेंथेसिस आपको नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो कोई एक्सपेंस है, जबकि बगैर पैरेंथेसिस के जो भी आपको नंबर नज़र आ रहे हैं वो उनके गेन्स हैं या वो उनके प्रॉफिट्स हैं या रेवेन्यूज़ हैं। तो यहाँ पर अब इनको आप माइनस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 34 बिलियन इस कंपनी का 2020 का ग्रॉस प्रॉफिट था, जबकि 2021 में ग्रॉस प्रॉफिट इनका 40 बिलियन है। तो यानी कि तकरीबन 16 बिलियन का यहाँ पर आपको जंप नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर आप रेवेन्यू, इनिशियल रेवेन्यू या टॉप लाइन आइटम में देखें तो 118 से 133 पे गया था। इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट 15 बिलियन का यहाँ पे जंप था। लेकिन जो इनका ग्रॉस प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 16 बिलियन का जंप है। तो इससे आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि कंपनी ने जो अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसको भी कुछ हद तक मिनिमाइज किया है, विच इज़ अनदर प्रोडक्टिव और पॉजिटिव थिंग। उसके बाद कुछ मजीद हम इसकी एनालिसिस करते हैं। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस ये आपको पैरेंथेसिस में नजर आ रहे हैं, विच मीन्स के दीज आर एक्सपेंसेस। तो आप देख सकते हैं कि ये 2020 में इनके 14.25 बिलियन थे, जबकि 2021 में 14.89 बिलियन। तो ये थोड़े से बढ़े हैं, डेफिनेटली इनके रेवेन्यू भी इंक्रीज हुए हैं तो इसलिए इसका बढ़ना भी इट मेक्स सेंस। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के, कंपनी की जो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं उनके क्या नंबर्स हैं, तो वहाँ पर आपको एक पॉजिटिव चीज़ नज़र आएगी कि 2020 में इनके जो एक्सपेंसेस थे उससे थोड़ा सा 2021 में कम हो गए। तो इसका मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेशन साइड के ऊपर कंपनी ने अपनी कॉस्ट को किसी हद तक कम किया है। अब आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो हम देख लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप कैसे निकालते हैं? आपकी जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसके अंदर से अब आपने ये जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड, SGA रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं उनको आपने माइनस करना है। तो 40 बिलियन से जब आप इनको निकालते हैं तो अब आपके पास जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया वो है 21.5 बिलियन, जबकि ये नंबर 2020 में 16.06 था। सो इट मीन्स के कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट वगैरह को निकालने के बाद भी जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो पिछले साल से सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है। राइट, सो अब हम मजीद देखते हैं कि एडिशनल कॉस्ट वगैरह क्या हैं। फाइनेंस कॉस्ट अगर आप देखें तो वो इनकी पिछले साल के मुकाबले में कम हुई हैं। तो पिछले साल इनकी 2.8 बिलियन थी, जबकि इस साल इनकी 1.8 बिलियन है। तो इट मीन्स कि इन्होंने अपनी जो फाइनेंशियल कॉस्ट के अंदर बेसिकली डिफरेंट किस्म के इंटरेस्ट वगैरह जो पे करने होते हैं, इस तरह की जो कॉस्ट होती हैं वो फाइनेंशियल कॉस्ट के अंदर या फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आती हैं। तो ये कॉस्ट इनकी कम हुई है। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस जो कि यहाँ पर डिटेल में नहीं है, मिसलेनियस आप इनको कह सकते हैं, वो इनके थोड़े से बढ़े हैं पिछले साल से। 1.019 था और इस दफ़ा 2.079 बिलियन है। और इन दोनों को अगर हम सम करके इन दोनों कॉस्ट को देखें तो पिछले साल के मुकाबले में इनकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है। पिछले साल 3.824 थी, जबकि 2021 में 3.919 बिलियन है।
अब हम एक और नंबर यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपका, अदर इनकम। तो होता ऐसे है कि इस तरह की कंपनीज की कुछ जो इनके मेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं उसके अलावा भी कुछ इनकम होती हैं। फॉर एग्जांपल में भी उन्होंने कुछ बैंक के अंदर अपने पैसे रखे हुए हैं जिसमें इनको इंटरेस्ट मिल रहा है, या मे भी इन्होंने कहीं और किसी अपनी सब्सिडरीज के अलावा कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, या कहीं पे कोई इन्होंने बॉन्ड्स वगैरह खरीदे हुए हैं। एडिशनली नेम इट एनीथिंग, किसी भी तरह की इनकी जो एडिशनल इनकम है वो यहाँ पर मेंशन होती है। तो वो एडिशनल इनकम आप इनकम देख सकते हैं कि इनकी 354 मिलियन थी 2020 में, जबकि 2021 में ये कुछ कम हुई है 295 मिलियन। जबकि प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, अब ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन है ये कैसे काउंट होता है? जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था उसके अंदर से ये जो एक्सपेंसेस हैं हम निकालेंगे इनको, जो फाइनेंस और अदर एक्सपेंसेस थे, जबकि जो अदर इनकम है उसको ऐड करेंगे। तो उसकी बेसिस पे जो इनकी जो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन है, जिसको अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स भी बोलते हैं, वो 17.9 बिलियन बन रही है। जबकि ये जो अमाउंट थी पिछले साल हम देखें 2020 में तो वो 12.59 बिलियन थी। इसका मतलब है कि जो इनकी अर्निंग्स हैं वो एक रेगुलरली हमें ग्रॉस प्रॉफिट, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट और यहाँ पर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन है उस इन सब के अंदर हमें नजर आ रहा है कि इनकी जो इनकम है या जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुई है। बाज कंपनीज में आपको ऐसे नजर आएगा कि उनकी जो रेवेन्यू है वो तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन फॉर सम रीजंस मे बी उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गई, या मे बी उनकी जो एडिशनल सेल्स एंड जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ गए, या फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ गई। इस तरह के फैक्टर्स की वजह से इवन के उनका रेवेन्यू बढ़ जाता है लेकिन उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि आपने एनालाइज करनी है फ्रॉम द कंपनीज इनकम स्टेटमेंट। और हमेशा मैं पहले भी कह चुका हूं कि जब भी आप इस तरह की शीट्स को एनालाइज करते हैं तो आपने कंपैरेटिव एनालिसिस करना है विद द पीयर्स फ्रॉम द सेम सेक्टर और फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स फॉर द सेम कंपनी, क्योंकि जब तक आप कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं करेंगे आपको ये नंबर्स बहुत हद तक इन्फॉर्मेशन जरूर दे रहे हैं लेकिन कंक्लूसिव इन्फॉर्मेशन उसको आप नहीं कह सकते। अब हम आगे चलते हैं। इनके टैक्सेस की अगर बात करें तो 2020 में इनके जो टैक्सेस थे वो 3.7 बिलियन थे, जबकि 2021 में 5.18 बिलियन। तो इनकी चूंकि इनकम भी बड़ी है, प्रॉफिट्स ओवरऑल इनके बड़े हैं और रेवेन्यू बड़ा है, तो डेफिनेटली उसकी बेसिस पे इनका जो ओवरऑल टैक्सेस हैं वो भी ज़्यादा ही होने थे। और अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन की अगर बात की जाए तो वो जो कि एक जिसको आप नेट इनकम कह सकते हैं, 2020 में इनकी 8.88 बिलियन थी, जबकि 2021 में 12.76 बिलियन है। सो ऑलमोस्ट यू कैन से कि 4 बिलियंस इनकी जो इनका नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है। और फिर आखिर में हम देख सकते हैं कि अर्निंग पर शेयर बेसिक एंड डाइल्यूटेड इन रुपीस, वो आपको 2020 में इनका 195 जबकि 2021 में 281.55 नजर आ रहा है। तो अर्निंग पर शेयर जो कि टोटल अर्निंग्स को टोटल शेयर्स के साथ डिवाइड करके निकाली जाती है वो भी इनकी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुई है। तो इस तरह आप एक किसी भी कंपनी की जो इनकम स्टेटमेंट है या प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट है उसको एनालाइज कर सकते हैं। याद रखिए कि दूसरी कंपनीज की जब आप रिपोर्ट्स को एनालाइज कर रहे होंगे तो कुछ आपको लाइन आइटम्स डिफरेंट भी नज़र आ सकते हैं, लेकिन मोर और लेस प्रिंसिपली और फंडामेंटली ये जो इनकम स्टेटमेंट होती है उसका ट्रस्ट यही होता है कि उसके अंदर रेवेन्यू होता है, उसके अंदर फिर बाकी एडिशनल जो इनकम्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, जो डिफरेंट किस्म के एक्सपेंसेस जिनकी हम डिटेल में बात कर चुके हैं, और फिर आपके जो टैक्सेशन रिलेटेड फिगर्स हैं वो सारे होते हैं, और उसके बाद आपकी नेट प्रॉफिट या नेट उसका लॉस है, प्रॉफिट है जो भी है वो वहाँ पे आपको नज़र आ रहा होता है। तो इस बेसिस पे आप बहुत आसानी के साथ किसी भी कंपनी की जो फाइनेंशियल मूवमेंट है वो आप देख सकते हैं विद इन दैट पर्टिकुलर क्वार्टर और एनुअल। अगर साल की है तो वो आपको एनुअली आपको उसकी डिटेल्स मिलेंगी, और अगर क्वार्टरली रिपोर्ट है तो उस क्वार्टर की आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। तो बैलेंस शीट से आपको एक स्नैपशॉट पता चलता है, जबकि इनकम स्टेटमेंट है उससे उसकी आपको मूवमेंट भी पता चल जाती है। अब हम ये रिपोर्ट एनालाइज करने के बाद देखते हैं कि इस रिपोर्ट की बेसिस पे और कुछ हद तक कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बैलेंस शीट में से भी उठानी पड़ेगी, तो उसकी बेसिस पे इस कंपनी की अगर हम डिफरेंट रेशोज एनालाइज करने की कोशिश करें तो वो हमें क्या रिजल्ट्स देती है। तो अब हम यूजफुल रेशोज की बात करते हैं जो कि इनकम स्टेटमेंट से निकाली जाएंगी, और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी भी होगी जो कि बैलेंस शीट में से भी हम यूज़ करेंगे। तो अब पहले हम कुछ की नंबर्स जो कि मैंने इसकी इनकम स्टेटमेंट में से और इसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट में से निकाली हैं वो यहाँ पे मेंशन किए हैं। और रेवेन्यू
और जो इनकम स्टेटमेंट थी उसमें 3 जीरो नहीं लिखे हुए थे, बल्कि टॉप पे मेंशन था, यहाँ पे वो मैंने जीरोस भी ऐड कर दिए। तो अब इनका रेवेन्यू 133 बिलियन, ग्रॉस प्रॉफिट 40.4 बिलियन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 21.5 बिलियन, उसके बाद इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 12.7 बिलियन, जबकि इनके टोटल एसेट्स और इक्विटी, ये जो दो चीज़ें ये मैंने इनकी जो बैलेंस शीट है उसमें से निकाली हैं, जबकि ईपीएस इनका 282 है, वो मैंने निकाला है अर्निंग पर शेयर जो इसकी मेंशन थी। अब इसके जो अर्निंग पर शेयर आपको इनकम स्टेटमेंट में से नज़र आ रही थी उसमें से निकाली, जबकि करंट प्राइस जो है इसकी वो मैंने निकाली है बेस्ड ऑन द करंट डेटा अवेलेबल ऑन dps.psx.com.pk। तो 5875 इसकी करंट प्राइस है एज ऑफ नाउ, जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब इसकी बेसिस पे हम जब एनालाइज करते हैं और रेशोज़ यूज़ करते हैं तो हम बहुत सारी ऐसी रेशोज़ हैं जो कि हम निकाल सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को चूँकि ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो चुकी है तो मैंने सिर्फ चंद इंपॉर्टेंट मोटी मोटी जो रेशोज़ हैं उनको यहाँ पे इसमें कवर किया है, जिसमें सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को हम देख लेते हैं, जो कि हम हमेशा यूज़ करते हैं कि किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि उसकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो कितनी ज़्यादा है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम ग्रॉस प्रॉफिट को उसके रेवेन्यू के साथ डिवाइड करते हैं और उसको परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो 30.38 है। अब इसका मतलब ये है कि इस कंपनी ये 100 रुपये में से अगर 100 रुपये की कोई चीज़ बेच रही है तो उसमें से जो 30.38 रुपये हैं वो इसकी ग्रॉस प्रॉफिट बनती है, यानी कि ऑलमोस्ट 70 रुपीज़ के करीब इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनती है। उसके बाद इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को अगर हम देखें तो वो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट को जब आप रेवेन्यू और से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, जो कि 16.19 है। तो इसका मतलब ये होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का डिफरेंस की बेस पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं डिफरेंट किस्म के वो कितने इसके ओवरऑल जो कॉस्ट है उसके ऊपर इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट इसकी जो ग्रॉस प्रॉफिट से जिनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो उसका हाफ के करीब आ जाता है। तो ये नंबर आपको क्या बताता है, इससे एक तो आपको पता चलता है कि इनकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कितनी है, लेकिन रिजल्ट आप तभी इसमें से कोई निकाल सकते हैं जब आप इनके प्रीवियस ईयर्स के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स या ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को देखें और चेक करें कि इनके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। इसी तरह जो इनके कंपेटिटर्स हैं उनके प्रॉफिट मार्जिन किस रेंज के अंदर है, तो उस बेसिस पे आप बेहतर तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। और उसके बाद नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात की जाए तो वो आप वो कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट को रेवेन्यू से डिवाइड करके उसको 100 से मल्टीप्लाई करके। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन इनका 9.57 बन रहा है, यानी कि 100 रुपये की चीज़ बेचते हैं तो बाकी हर तरह के एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस एंड एवरीथिंग निकाल के जो इनको उसमें से प्रॉफिट हो रहा है वो ऑलमोस्ट 9.5 रुपीज़ का हो रहा है। अब इसके बाद हम इनकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर निकालना चाहें तो उसको जो प्राइस पर शेयर है करंट प्राइस उसको हम इसकी ईपीएस के साथ डिवाइड करके निकालते हैं। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो की मैं बात कर चुका हूँ डिफरेंट वीडियोस के अंदर भी कि ये बड़े इंपॉर्टेंट रेशियो होती है आपको किसी भी स्टॉक के बारे में ये देखने के लिए कि वो इस वक्त अंडर प्राइस्ड है, ओवर प्राइस्ड है या फेयर प्राइस पे है। तो इसकी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20.87 बन रही है। इन जनरल अगर हम मार्केट के ट्रेंड की बात करें तो उसके हिसाब से ये पीई रेशो या पीई मल्टीपल की जो वैल्यू आपको नज़र आ रही है काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जैसे मैंने पहले बात की कि इस तरह की कोई भी रेशोज़ होती हैं उसके बारे में कोई कंक्लूजन ड्रा करने से पहले आपको इसके जो पीयर्स या कंपेटिटर्स होते हैं और इनकी जो प्रीवियस पास्ट डिफरेंट ईयर्स का रिकॉर्ड है उसको देखना पड़ता है। तो उसकी बेसिस पे ही आप कह सकते हैं कि कौन सी कंपनी अंडर प्राइस्ड है या ओवर प्राइस्ड है या फेयर प्राइस पे है। उसके बाद अगर रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रेशो होती है जो ये बताती है कि कोई भी कंपनी अपने एसेट्स की बेसिस पे किस हद तक प्रॉफिट्स को जनरेट कर रही है। तो इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा हो उतना ही अच्छा होता है और इन जनरल 5 से ऊपर अगर इसकी वैल्यू बनती है तो वो अच्छी समझी जाती है, लेकिन 20 या इससे ऊपर हो तो वो एक्सीलेंट समझी जाती है। तो इस केस में आप देखें तो नेस्ले की जो रिटर्न ऑन एसेट्स वैल्यू आ रही है परसेंटेज में वो 19.52 आ रही है, विच इज़ जस्ट क्लोज टू 20, और इसको एक एक्सीलेंट रिटर्न ऑन एसेट कह सकते हैं। इसका मतलब है कि ये कंपनी अपने एसेट्स को बेहतर तौर पे यूटिलाइज कर रही है और उससे अब प्रॉफिट्स को जनरेट कर रही है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट रेशोज़ और कुछ कंक्लूजन जो कि आप इस कंपनी के प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में से निकाल सकते हैं। तो बज़ाहिर हमने जो भी इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे एनालाइज की उसकी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स पे खड़ी है और ये अपने
जो भी एसेट्स हैं उनको बेहतर तौर पे यूटिलाइज करके प्रॉफिट जनरेट कर रही है, इनके प्रॉफिट भी हर साल बढ़ते जा रहे हैं। ऑफ कोर्स मैंने सिर्फ 2 साल का देखा है, लेकिन आप इसके पिछले बाकी सालों का भी एनालाइज करके बेहतर तौर पे ये कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल इट्स अ गुड कंपनी, ऑफ कोर्स इट्स अ ब्रांड, इट्स वेल नोन कंपनी। और इस तरह की कंपनीज़ की जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन होती है, फाइनेंशियल हेल्थ होती है, वो बहुत ही वेल मैनेज्ड होती है। और वो इस तरह की कंपनी की जिसकी मैनेजमेंट भी अच्छी हो और जिस कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी मार्केट के अंदर पॉपुलर हों, तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना हमेशा ही एक नेक शगुन समझा जाता है, आप कह सकते हैं, या उसको एक इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर ग्रोथ एक अच्छी इन्वेस्टमेंट समझा जाता है। तो बहरहाल ये वैल्यू स्टॉक्स की अगर बात की जाए तो उसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगेन आई वुड से कि दिस इज़ जस्ट माय ओपिनियन, इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। और जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आई विल हाईली रेकमेंड कि आप अपने तौर पे भी इसको बेहतर तौर पे एनालाइज करके और अपने हिसाब से जो भी आपका क्राइटेरिया है, जो भी आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उस हिसाब से आप बेहतर तौर पे कोई भी स्टॉक को सेलेक्ट करके उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। इसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस की कुछ मजीद वीडियोस भी ऐड की जाएंगी। इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और आपका कोई भी फीडबैक है, कोई भी आपके कमेंट्स हैं, कोई भी आपके आपकी सजेशंस हैं इन वीडियोस को बेहतर बनाने के लिए, या फ्यूचर में कोई टॉपिक्स जिनको आप चाहते हैं कि कवर किया जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।